और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर 23 फांसी का जो डेट निर्धारित था वो 24 मार्च 1931, लेकिन सरकार भयभीत थी। इस समय तक भगत सिंह नौजवानों के बीच पूरे देश में लोकप्रियता के चरम पर पहुंचे हुए थे। सरकार समझ रही थी कि यदि दिन के उजाले में इनको फांसी दी गई तो पूरे देश में एक विद्रोह पैदा हो जाएगा और सरकार के लिए उसे संभालना मुश्किल है। इसीलिए एक दिन पहले ही संध्या के समय करीब 7 साढ़े 7 बजे सरकार ने उनको फांसी पर लगाया। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा विवादास्पद है जिसको मैं क्लियर करता चलूं। इसके पहले 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं। इस नमक सत्याग्रह जो आगे हम पढ़ाएंगे इसको डिटेल्स में, नमक सत्याग्रह के दौरान जब आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को आमंत्रित किया वार्ता के लिए। पहले गोलमेज सम्मेलन को तो गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 31 में हुआ 1931 में इरविन के साथ समझौता के बाद कांग्रेस और गांधी जी तैयार हो। यहाँ पर जो इरविन के साथ समझौता हुए, उस समझौता में जो कहा जाता है विपक्षियों द्वारा, विरोधियों द्वारा, कि गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों की मुक्ति के लिए कोई बातचीत इरविन के साथ नहीं की, जो कि गलत है। जो वार्ता चली, समझौता हुआ, उसमें गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा था भगत सिंह और उनके साथियों की मुक्ति का। गांधी जी ने कहा था कि आप इनको फांसी की सजा मत दें, क्योंकि ये नौजवानों के बीच सबसे प्रिय नौजवान है और इनकी लड़ाई भी मुक्ति की लड़ाई है, देश की मुक्ति की लड़ाई है। ठीक है, इन्होंने हिंसा की है, लेकिन यदि हो सके तो इनको आजीवन कारावास की सजा। ऐसा प्रचार किया जाता है, दुष्प्रचार, कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को छोड़ दिया जाता। संभव था? अंग्रेज अपने सामने अहिंसावादी नेताओं को तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और जिन पर हिंसा का आरोप था, जिन पर हत्या का आरोप था, लॉर्ड सैंडर्स की हत्या इन्होंने की थी, सरकार कैसे छोड़ देती? और सरकार किसकी बात मान रही थी? जैसे लग रहा था कि गांधी की सलाह पर सरकार चल रही थी। अरे वो अंग्रेजों की सरकार थी, यहाँ से क्रांतिकारियों को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई थी। गांधी का प्रस्ताव अनसुना करके उनको फांसी पर चढ़ाया गया। बाद में चलकर के मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सारे लोगों ने लिखा इस बात को कि गांधी के प्रयास के बावजूद सरकार ने जो फांसी दी है क्रांतिकारियों को, वो आगे चलकर के सरकार को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फ्यूचर में सरकार और कांग्रेस के बीच कोई भी समझौता होगी, वो दोनों के बीच भगत सिंह की लाश पड़ी हुई है। कहने का मतलब ये नेहरू जी ने लिखा था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी समझौता कल यदि हम सरकार से करेंगे तो उसके पहले भगत सिंह को जो फांसी दी गई है, इस पर हम उनसे सवाल करेंगे।
आपने किस आधार पर उनको फांसी दे दी? क्या आजीवन कारावास की सजा आप नहीं दे सकते थे? पहली बात। दूसरी बात है कि स्वयं भगत सिंह भी नहीं चाहते थे कि हमको फांसी से कम कोई सजा हो, नहीं चाहते थे। उनके पिताजी किशन सिंह, उनके चाचा और कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता जो वकील थे, उस समय के जाने माने वकील, इन्होंने अथक प्रयास किया भगत सिंह को समझाने के लिए कि सिर्फ तुम दस्तखत कर दो, हम इंग्लैंड जा करके वहां की महारानी से, वहां के प्रधानमंत्री से ये प्रस्ताव करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फांसी की सजा इनको नहीं दी जाए। और जब किशन सिंह जब गए थे तो उन्होंने अपने पिता को डांट दिया था। भगत सिंह उन्होंने कहा था कि मैंने हिंसा या बम इसलिए नहीं फोड़ा कि हमको फांसी की सजा नहीं पड़े, हम फांसी पर चढ़ने के लिए ही कैद हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं जानबूझकर। हम चाहते तो संसद भवन से ही भाग सकते थे, और सच्चाई भी थी। चंद्रशेखर आजाद पूरी अपनी तैयारी करके वहां आगे बैठे हुए थे। यदि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त संसद भवन में बम पटक कर भागने की कोशिश करे तो उनको सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए, पूरी तैयारी थी बाहर में। लेकिन भगत सिंह तो भागने के लिए गए नहीं थे, वे तो गए थे कि हम अरेस्ट हों इसी बहाने से, और अदालत को अपने प्रचार का हम प्लेटफॉर्म बना दें। रोज हमारी सुनवाई होगी, रोज। भगत सिंह ने अपना कोई वकील नहीं रखा बचाव में, जो भी बहस करते थे स्वयं करते थे, और अपने बहस से सरकार को, जज को निरुत्तर कर देते थे। वकालत की डिग्री होगा तो कोई डिग्री नहीं। आप अपराधी हैं तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, कोई जरूरी है कि हम अपने वकील के माध्यम से ही रखें? हम अपना तर्क दे सकते हैं। लेकिन भगत सिंह कोई वकील नहीं रखे थे। हाँ, एक चीज उन्होंने सरकार से मांग की थी कि मैं क्रांतिकारी हूं और मेरी इच्छा है कि चौराहे पर खड़ा करके क्रांतिकारी की तरह मुझे गोलियों से उड़ा दिया जाए, फांसी नहीं दी जाए, लेकिन मृत्यु दंड दिया जाए। जब किशन सिंह गए थे कि भगत किसी तरह से तुम इस प्रस्ताव पर, जो प्रार्थना पत्र है, इस पर तुम दस्तखत कर दो, भगत सिंह ने पढ़ा, उसको फेंक दिया, कहा कि नहीं, हम इसके लिए नहीं बने हैं। हमारा जो प्रयास है, हम फांसी पर चढ़ेंगे। जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक इस देश के नौजवान आजादी के लिए सामने नहीं आएंगे। वो नौजवान जो अभी तक सोए हुए हैं, नौजवानों को जगाने के लिए हमें फांसी पर चढ़ना जरूरी है। और यही कारण है कि जब फांसी का समय हुआ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों 3 कोठरी में बंद थे। तीनों की आंख पर पट्टियां बंधी हुई थी, हाथ और पैर बेड़ियों से जकड़े हुए थे। 3 कोठरियों से इन तीनों क्रांतिकारियों को निकाल करके फांसी घर की ओर ले जाया गया। जब तीनों निकले जब कोठरी से, तो तीनों अपने अपने राग में मोरा रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यही गाते हुए फांसी घर की ओर चल दिए थे। फांसी घर में जब पहुंचे तो भगत सिंह से अंतिम इच्छा पूछी गई। उन्होंने कहा कि हम तीनों साथियों का आंख खोल दिया जाए, बेड़ियां खोल दिया जाए। उनकी इच्छा मानी गई, खोल दिया गया। तीनों साथी एक दूसरे से गले मिले और वही साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उपनिवेशवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, गांधी जी की जय का नारा लगाया, मोरा रंग दे बसंती चोला गीत गाया और फांसी की चौकी पर चढ़ गए। अपने से फांसी का फंदा डाला, जल्लाद को कहा कि अब तुम अपना काम कर सकते। तीनों लटक गए। उस जेल का जो सबसे क्रूएल जेलर था, लाहौर जेल का, इस फांसी के बाद वो अभी रोया। उसके बाद तो पूरा देश का माहौल ही गमगीन हो गया। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे विद्यालय नहीं गए, हर कोई जो जहां था वहीं एकदम स्तब्ध हो गया था। गांधी जी ने इस पर बहुत अच्छा कमेंट किया था, यह जानते हुए भी कि भगत सिंह हिंसक रास्ता अख्तियार किया, लेकिन देशभक्ति का जो जज्बा उसने प्रदर्शित किया है, दुनिया में कम मिसाल मिली और वह सम्मान पाने का अधिकारी है। इस समय तक गांधी का नाम भगत सिंह के नाम के आगे दब गया।
इतनी लोकप्रियता के शिखर पर भगत सिंह पहुंच गए थे। हजारों माताएं लाहौर के उस स्मशान घाट पर पहुंची जहां भगत सिंह को जलाया गया। पूरी तरह से लाश भी नहीं जल पाई थी, अतः जली लाश को ही रावी नदी में फेंक दिया पुलिस वालों ने, क्योंकि कहीं से मसाल जलती हुई मसाले आ रही थी, तो समझा कि गांव वाले को जानकारी हो गई, वे टूट पड़े जेल पर उनके डर से। अधजली लाश को पुलिस वालों ने फेंक दिया। खैर, वो माताएं पहुंची उस श्मशान घाट पर जहां भगत सिंह और उनके साथियों को जलाया गया, और वहां से राख लेकर के अपने दूध में घोल करके अपने बच्चों को पिया, ताकि आगे चलकर मेरा बेटा भी भगत सिंह बने। ये उस काल के लोगों में एक जज्बा है, और सही बात है कि भगत सिंह की मृत्यु के बाद पूरा देश क्रांति में, उत्तरी भारत के क्रांतिकारी लगभग समाप्त। 23 मार्च को इन्हें फांसी मिली, और उसके एक महीना पहले फरवरी में चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकाउंटर करते हुए शहीद मारे। यहां भी एक साथी ने ही गद्दारी की थी। साथी ने ही बता दिया था पुलिस वालों को कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए। चारों तरफ से घेर लिया गया, दोनों तरफ से गोलियां चली। अंतिम गोली तक चंद्रशेखर आजाद ने सामना किया। जब एक गोली उनके पास बच गई, स्वयं उन्होंने गोली मारी। जो उनकी प्रतिज्ञा थी कि जिंदे जी पुलिस, अंग्रेज पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकती है, उस प्रतिज्ञा को चंद्रशेखर आजाद ने पूरा किया। खैर, उत्तरी भारत के क्रांतिकारी लगभग समाप्त हैं, लेकिन बंगाल अभी कुछ क्रांतिकारी थे। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद बंगाल के क्रांतिकारी दो हिस्सों में बटे, युगांतर और अनुशीलन। एक का समर्थन सुभाष चंद्र बोस का था, जैसे युगांतर को समर्थन करते थे सुभाष चंद्र बोस, और अनुशीलन समिति को समर्थन करते थे जेएम सेन गुट। दोनों गुटों में आपस में ही विवाद हो, लेकिन विवाद कुछ वैसा नहीं था जो आमतौर पर समझा जाता है। इनमें उत्तरी भारत के क्रांतिकारियों के फांसी पड़ने के पश्चात या इनकाउंटर के बाद बंगाल के नौजवानों में एक नई स्फूर्ति आई, क्रांतिकारी बने। ये लोग या तो युगांतर में या अनुशीलन में भर्ती हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे क्रांतिकारी इनसे बाहर निकल, जो खास करके युवा पीढ़ी था, नए नए आए थे। वे अनुशीलन में भी नहीं गए और युगांतर में भी नहीं। इसमें बंगाल के एकमात्र क्रांतिकारी थे मास्टर दा उर्फ सूर्य सेन, एक कांग्रेसी नेता सूर्य सेन, ढाका में थे, चटगांव कांग्रेस के जिला सचिव थे, जिला कमेटी के। और कांग्रेस पार्टी ने जो बहिष्कार आंदोलन चलाया था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी विद्यालय परित्याग कर दिए थे, उस समय बहुत सारे हजारों की संख्या में राष्ट्रीय विद्यालयों की भी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय कॉलेज। तो सूर्य सेन ऐसे ही एक राष्ट्रीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे, वे बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अंदर से क्रांतिकारी थे। इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को अपने साथ जोड़ा। जो नया नया लोग आए थे, जुआवत, गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, सुनीति चौधरी, कल्पना जोशी, ये सारे बहुत सारी लड़कियां इस क्रांतिकारी संगठन में शामिल। उत्तरी भारत के क्रांतिकारियों के सफाया के बाद जो थोड़े से क्रांतिकारी दबे थे, उनमें नए
सिरे से एक उबाल पैदा करने के लिए यह सोचा गया कि कुछ क्रांतिकारी कार्रवाई छोटे स्तर पर ही सही लेकिन की जाए। एक कार्रवाई थी चटगांव शस्त्रागार लूट। इनके विचार से तो छोटी कार्रवाई, लेकिन सरकार के विचार में बहुत बड़ी कार्रवाई। इसमें बहुत महीन ढंग से प्लानिंग किया गया। पुलिस शस्त्रागार पर कितने क्रांतिकारी जाएंगे उसका नेतृत्व कौन करेगा, सैनिक शस्त्रागार पर कौन अटैक करेगा उसका नेतृत्व कौन करेगा और कितने लोग वहां रहेंगे, टेलीफोन तार काटने की जिम्मेवारी किसको दी गई, टेलीग्राम काटने की जिम्मेवारी दी गई, सड़क तोड़ने और रेल लाइन उखाड़ने की जिम्मेवारी दी गई और सबके नेतृत्व अलग अलग बांटा गया। कुल मिलाकर के 65 क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। गणेश घोष के नेतृत्व में पुलिस शस्त्रागार पर अटैक और पुलिस के जितने भी शस्त्र थे सब लूट लिए। लोकीनाथ बाउल ने सैनिक शस्त्रागार पर धावा मारा, उनके पास भी जितने शस्त्रागार थे सब लूट लिए। अंतर केवल दिक्कत या कहिए भूल कहिए वहां गोला बारूद कहां रखा हुआ है इसका पता वे नहीं लगा सके। शस्त्र तो लूट लिए लेकिन गोला बारूद नहीं पता कर सके। यहां पर वे असफल है। लेकिन बाकी जो और नेतृत्व काम कर रहा था, जैसे रेलवे लाइन उखाड़ना, संचार के साधनों को नष्ट कर देना, टेलीफोन तारे काट देना, पोल उखाड़ देना, इनमें और सारे क्रांतिकारियों ने सफलता पाई पूरी तरह से। लेकिन वे समझते थे, सारे क्रांतिकारी इकट्ठा हुए और सूर्य सेन धोती कुर्ता और गांधी टोपी पहन करके तिरंगा झंडा लहराया, सलामी दी गई सूर्य सेन को, भारत माता की जय, उपनिवेशवाद की जय करते हुए। लेकिन ये सारे क्रांतिकारी जानते थे कि सुबह होते ही पूरे चटगांव को अंग्रेजी सैनिक घेर लेंगे, इसलिए सुबह होते ही यहां से फरार हो जाना चाहिए। चटगांव के चारों तरफ मुस्लिम बस्तियां हैं, चारों तरफ मुस्लिम बहुल व क्षेत्रीय, और खास करके जलालाबाद की जो पहाड़ी है जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है, उसके चारों तरफ उन्हीं लोगों की बस्ती है। जलालाबाद की पहाड़ियों में छुप गए सारे क्रांतिकारी। 24 घंटा के अंदर अंदर पूरे जलालाबाद की पहाड़ी को घेर लिया गया सैनिकों से और दोनों तरफ से इनकाउंटर होना शुरू हुआ। 8 क्रांतिकारी और 80 सैनिक मारे। 8 क्रांतिकारी भी इसमें मारे। सूर्य सेन और उनके जितने साथी थे वे सब अगल बगल की जितनी मुस्लिम बस्तियां थी उसी में जाकर छुप गए। 50 बस्तियों को जला दिया पुलिस वालों ने। ये मुस्लिम बस्तियां थी, इन क्रांतिकारियों से उनको क्या लेना देना था। लेकिन एक भी मुसलमान ने इन क्रांतिकारियों को छिपे होने की बात न सरकार को न पुलिस को बताया, किसी को नहीं बताया। वे अपने घर में छुपाते रहे, उनके घर जला दिए गए, गांव के गांव जला दिए गए। 3 साल तक के क्रांतिकारी छुपे रहे। 1933 में जाकर के सूर्य सेन गिरफ्तार हुए और अगले साल 1934 में उन्हें फांसी दे दी। सबसे बड़ी बात, ये क्रांतिकारी के बीच में कितना, खास करके जुआ और जुतियों के बीच में जोश पैदा हुआ था। सुनीति चौधरी और कल्पना जोशी, इन्होंने चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा। इसी दौरान इनकाउंटर में सुनीति चौधरी मारी गई। कल्पना जोशी सूर्य सेन के साथ ही गिरफ्तार हुई और जो कल्पना दत्त नाम था, बाद में वो कल्पना जोशी हुई और 2001 में उनकी मृत्यु हुई। ये सूर्य सेन के साथ ही गिरफ्तार हुई थी और उनको आजीवन कारावास की सजा। 2 और स्कूली छात्रा, देखो उसका नाम भूल रहे, बहुत कम उम्र की छात्रा, अंग्रेज कलेक्टर जो थे उनके सामने गई, पिस्तौल निकाली और मारी। 18
अधिकारियों को, जिसमें 2 डीजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो उससे ऊंचा पोस्ट नहीं होता है, इसमें 2 डीजी, कुल मिलाकर के 18 अधिकारी और कितने गैर अधिकारी जो अंग्रेजों के मुखबिरी करते थे या सहायता करते थे, इनको मारा। और जो जुतियां थी, एक तो जुती थी वो तो मारी गई बेचारी इनकाउंटर में ही। एक लड़की और थी, कन्वोकेशन जब होता है, कन्वोकेशन का हिंदी क्या होता है, उसमें जो पीजी करने के बाद दिया जाता है सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं, अरे जो वाइस चांसलर या गवर्नर प्रदान करते हैं, कन्वोकेशन का हिंदी क्या होता है? दीक्षांत, दीक्षांत, दीक्षा लास्ट में सुनते हो, नाम सुना है दीक्षांत समारोह? नहीं, जैसे पढ़ाई वाला के बाद लास्ट में पीजी उजी करेगी ना, पीजी कर लेगी और टॉप कर गई पीजी में, तो तुमको गोल्ड मेडल, या रिकॉर्ड ब्रेक हुआ तो गोल्ड मेडल। तो साल में एक बार उन छात्रों को जो गोल्ड मेडलिस्ट हुए यूनिवर्सिटी के, चाहे किसी भी विषय के रहे, उन सभी का एक समारोह होता है, उसी को कहते हैं दीक्षांत समारोह। और इसमें जो चांसलर होते हैं यानी गवर्नर साहब, वो अपने हाथ से सर्टिफिकेट देते हैं, इसी को दीक्षांत समारोह। तो 2 स्कूली छात्रा जो थी, वो इसी दीक्षांत समारोह में गवर्नर साहब पर ही गोली मारी, वो भी बेचारे मारे। कहने का मतलब यह था कि चाहे स्कूली छात्र या छात्रा हो, या कॉलेज के छात्र छात्रा हो, या बिना पढ़ाई किए हुए छात्र छात्रा हो, महिलाएं हो, इन सभी में एक क्रांति का जोश आया हुआ था। इनमें एक जोश यह था कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। जब सब बैठ कर सुनो, मुझे गप मत मारो। किस विषय में हो तुम लोग? मैट्रिक, इंटर में? तो क्या तुम लोग का क्लास में चल रहा है? क्लास में चल रहा है तो सुनो, कहानी सुनो बढ़िया से। बीच में कहाँ सुन रहे हो? कभी वो दोनों गप मारता है तो कभी ये मोबाइल निकालता है। अब सूर्य सेन की फांसी के बाद क्रांतिकारियों का समाप्ति लगभग सूर्य सेन के फांसी कब हुआ? 1933 में चटगांव चटगांव कांड हुआ। 1933 में नहीं, 1932 में चटगांव कांड हुआ। 1933 में ये गिरफ्तार हुए, 1934 में इनको फांसी। अब तो क्रांतिकारी नहीं। जो लोग आरोप लगाते हैं कि क्रांतिकारियों के प्रयास से ही इस देश को आजादी मिली, इसमें गांधी, नेहरू, पटेल जैसे जो अहिंसक लोग थे, इनका कोई प्रयास। भगत सिंह और उनके साथियों से ही कांग्रेस सरकार डर, और इस डर से ही उसने आजादी दी। गजब का तत्व। जब जितने क्रांतिकारी थे उनको तो फांसी पर चढ़ा दिया गया, अब किसका डर था सरकार को? और 34 तक पहुंचते पहुंचते लगभग सारे क्रांतिकारी समाप्त हो गए। अब सरकार के काहे के लिए डर? तो फिर 34 से लेकर के 47 तक क्या कर रही थी सरकार? जब डर गई थी 1964 में, तो 47 तक क्या कर रही थी? है ना ऐसी सोचनीय बात। लेकिन है ये कुछ और नहीं, जो माइंड इनका खत्म होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही ज्ञान फैलाया जाता है। एक बड़ा, आप लोग टीवी देखते होंगे, एक बड़ा मुछैल तो सैनिक अधिकारी है, पूर्व में क्या उसका रिटायर हो गया है, चिल्ला कर ही कुछ बात बोलेगा, इतना कस के चिल्लाएगा जिससे लगेगा पर्दा फट गया। वो कहेगा कि
तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के क्रांति से देश आजाद। अरे गधा, कम से कम इतिहास तो पढ़ लो। यहाँ गोली चलाने का आदेश देना है। तो ये और यही चीज फैलाया जाता है, इसमें कोई और चीज कारण नहीं रहता। कारण यह रहता है कि गांधी, नेहरू, पटेल को किस तरह से डिजॉनर किया, जो इतिहास में उनका स्थान है उस स्थान से इनको हटाया जाए, इनको इतना बदनाम कर दिया जाए कि जनता के नजर में ये गिर जाए, ये छोटे हो। बस यही प्रयास है और कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो वहां किताब में लिखा हुआ है। और इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि व्हाट्सएप पर विश्वास मत कीजिए, आप लोग किताब पढ़ें। कोई किताब में मिले आप उसको पढ़ें। अब कोई किताब के मतलब यह नहीं होता है कि जो मिलता है वो टाइप की किताब नहीं। कल किताब तो पढ़ रहा था, किताब पढ़ा, शुरू किया, पढ़ा 2 पेज, तब कभी न समझेगा। कम से कम एक चैप्टर तुम पढ़ो। शुरू का चैप्टर में मन नहीं लगेगा तो दूसरा चैप्टर से तुम पढ़ के देखो, खाना पीना भूल जाओगे। और एक किताब तुमको हम देंगे जब मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, तुम उसको मोहन भास्कर एक जासूस भारत का था। 71 की लड़ाई में, वो 71 की लड़ाई से पहले उसको भेजा गया था पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ के तो सैकड़ों जासूस पहले हुए हैं सभी देश में, और सभी देश के जासूस रहते हैं। उधर के भी जासूस हमारे यहाँ, अपने ही जासूस ने, अपने ही देश के जासूस ने पैसों के लिए। तब कहाँ जाएंगे? 1 घंटा बाद हम जा रहे हैं। मोहन भास्कर को गिरफ्तार करवा दिया, और मोहन भास्कर पर जो बीता, पाकिस्तानियों ने जो उन पर अत्याचार किया, भयानक, उतना आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना अत्याचार हुआ। बस बच गया था बेचारा किसी तरह से। नाखून तक उखाड़ लिया जाता है, जो जासूस पकड़ाते हैं ना, ऐसे ही चिल्लाते रहो और पिलास और सड़सी से पकड़ करके नाखून तीर लिया जाता है, छटपटाते रहिए। और दुनिया का सबसे ज्यादा दर्द 2 ही चीज में होता है, 2 चीज में। एक, नाखून। वैज्ञानिकों ने इसको 14 का पॉइंट दिया, और इससे ज्यादा एक दर्द होता है जो महिलाएं सब, दुनिया में कोई और दर्द नहीं। यह जो दर्द है नाखून का ना, जो जासूस पकड़ा गए तो बाप बाप कर करके सारी चीजें उगल देते। मोहन भास्कर का सारा नाखून उखाड़ दिया, नहीं पता। ये गया था वहां का परमाणु संयंत्र की जितना लोकेशन था, उसका जितना मैप था, उसको उड़ाने के, और वही वो दी। और कैसे लिया जरा देखो जासूस कैसे काम करता है। एक गांव में जाता था, वहां से भैंस खरीदता, और दूसरे गांव में पहुंच करके बेच देता था। फिर वहां से आगे बढ़ता था, मैंने लोग समझे कि यह पाकिस्तान का कोई व्यापारी है। ये पंडित था, भारत के पंजाब का, और इस तरह से वो काम कर रहा था बेचारा। तवाइफ के अड्डा पर भी गया, ताकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं तो वहां से कुछ क्लू मिले, वहां से भी नहीं मिला। बहुत जगह प्रयास करते 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 ये क्या नाम है उसका, जहाँ पर परमाणु संयंत्र है पाकिस्तान का, उसके अगल बगल में नाई के दुकान को ही देखा। तब दिमाग में बात आई, यहाँ तो कुछ वैज्ञानिक अपना बाल तो जरूर कटवाते होंगे। उस नाई के दुकान में यह भी गया, और वहीं से वो बाल उड़ाया। बाल मतलब जो काट करके जो गिरा नीचे बाल, उस बाल को इसने उठाया, और उस बाल में परमाणु तत्व इसको मिला। जो लोग भी परमाणु संयंत्र में काम करते हैं ना,
उनके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं उसका अंश रहता है, रेडिएशन रहता है। कपड़ा पर, बाल पर, नाखून के अंदर कहीं ना कहीं रहता है। बस वो बाल से ही वो निकाल लिया कि यहाँ तैयारी चल। तब फिर वहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध तवायफ थी उसके यहाँ ये कस्टमर बनकर जाता है, उसके यहाँ रात भर रहता है और उसी से सारा क्लू निकालता है। फिर वो जाता है और एक आदमी के मार्फत पैसा कौड़ी दे करके पूरा का पूरा संयंत्र का जो मैप था वो मैप निकालता है। लेकिन एक पुल पार कर रहा था बस से और अपने ही देश के जासूस वहां के पुलिस वालों को खबर कर दिया। ये ठीक पुल पर ही पकड़ा जाता है। वो समझ गया कि अब हम पकड़े जाएंगे, पुलिस द्वारा घेराबंदी हो चुकी थी। वे जितना नक्शा था और कैमरा तो फेंक दिया सिंधु नदी में, और जो नक्शा था वो पूरा चिबा करके निकल गया। कुछ नहीं मिला इसको। कुछ नहीं मिलने के बावजूद इसको गिरफ्तार किया गया, बरसों रखा गया, जानवर से भी बदतर सलूक हुआ इसके साथ, लेकिन कुछ नहीं बताया। अंत में जाकर के 71 का जब युद्ध होता है जिसमें पाकिस्तान की पराजय होती है और शिमला समझौता होता है भारत पाकिस्तान के बीच, तब जासूस बहुत जो कैदी थे उनका आदान प्रदान होता है दोनों देशों में। उसी बीच जासूसों का भी एक अदला बदली हुआ, मोहन भास्कर उसी में था। जिस समय जा रहा था पाकिस्तान में घुस रहा था, उस समय इसकी पत्नी जस्ट शादी हुई थी, साल भर पहले इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब पाकिस्तान से लौट करके आया तब इसका बच्चा 4 या 5 साल का। न पत्नी ठीक से इसको देख सकी थी और न बेटा के तो देखने का सवाल ही नहीं। बेटा तो बाद में जन्म ही लिया, बूढ़े माँ बाप थे बेचारे। से वो कहानी आप लोग पढ़े, ज्ञानवर्धक है सब। मोहन भास्कर जब यहाँ आए छूट करके, बीएड ये लड़का किए हुए था, जगह जगह घुमा, नौकरी नहीं मिली। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई के पास ये गया कि मैंने अपने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतना कष्ट सहा, हम बीएड किए हुए हैं, कहीं किसी विद्यालय में हमें नौकरी दी। बहुत कुछ तो नहीं मांगा था बेचारा, लेकिन नहीं दिया, छोड़ दो, दुत्कार दिया। मोहन भास्कर लिखता है कि उस समय यदि मेरे पास पिस्तौल होता तो 6 की 6 गोली इस बूढ़े के छाती में हम मोरारजी देसाई के सीने में। हाँ, अफसोस कि मैं वहां पर पिस्तौल लेकर के नहीं गया, न 6 की 6 गोली इस बूढ़ा के छाती में मारते। ये अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, आज प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा, और मैंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपना परिवार छोड़ दिया, अपने बाल बच्चा छोड़ दिया, अपने माँ बाप को भूल गया। हम अपने ऊपर जो कष्ट सहा वो तो अवर्णनीय है। अब तब इससे एक छोटी सी नौकरी हम मांग रहे हैं जो नहीं दिया। तब हरिवंश राय बच्चन, नाम सुने? अमिताभ बच्चन के बाबूजी, पिता, उन्होंने उसको सलाह दी कि तुम एक किताब लिखो। तो पहला पार्ट यही लिखा उसने, जब पाकिस्तान में भारत का जासूस, पहले पार्ट ही आया उसका, सेकंड पार्ट नहीं आता। तो पढ़िए उसको, पढ़ करके देखिए कि एक चीज और आपको जानकारी मिलेगी कि पाकिस्तान की जो मूल पाकिस्तानी मुस्लिम है ना, मूल जो पाकिस्तान सैकड़ों वर्षों से वो पाकिस्तानी है, कन्वर्टेड नहीं है, वो भारत के प्रति लगाव रखता है, भारतीयों से प्यार करता है। लेकिन जो कन्वर्टेड है, जैसे राजपूत से जो मुसलमान हो गए, ब्राह्मण से मुसलमान हो गए, या किसी और जाति से मुसलमान हो गए, वे लोग भारतीयों से चिढ़ गए। एक उस किताब से आप समझ गए। तो ये था क्रांतिकारियों का इतिहास जो समाप्त हुआ। अब यहाँ से
साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के दौर में ही पूरा राजनीतिक वातावरण अब चेंज होना शुरू हुआ। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई। जनवरी 28 में बंबई के तट पर पहुंचा। 3 फरवरी 28। 3 फरवरी नहीं, जनवरी 28। कहाँ? 9th वाला बुक में। जनवरी 28 बिपिन चंद्रा की किताब में है जनवरी 28। तो 9th वाला बुक आप नाम माने बिपिन चंद्रा, वो पतली वाली किताब है किसी के पास? बिपिन चंद्रा वाली जो लाए थे आप लोग उस दिन? मेरे पास होगा। हैं? मेरे पास है। देखो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का गठन इसलिए हुआ था कि इस समय तक भारत का राजनीतिक परिदृश्य फिर से आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। सरकार सोच रही थी कि इनके आंदोलन को कैसे दबाया जाए, उसके लिए कुछ दिखावा के लिए ही सही कुछ उपाय किया जाए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ गई। रेंजे मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने साइमन कमीशन की गठन की और उसको भेजा और एक स्टेटमेंट जारी किया भारतीयों को बताने के लिए कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में कुछ सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसी को मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा था। 3 फरवरी 28 को साइमन कमीशन आता है भारत, लेकिन इसके पहले भारतीय नेताओं द्वारा एक सर्वदलीय मीटिंग में यह निर्णय हो चुका था कि चूंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय को इतना योग्य नहीं समझा गया कि इसका एक सदस्य रखा जाए। सारे के सारे सदस्य साइमन कमीशन के अंग्रेज थे। सभी दलों ने, चाहे वह हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस पार्टी तो थी ही, सभी ने इसके बहिष्कार का निर्णय लिया। अब इसके बाद साइमन कमीशन 3 फरवरी 28 के बंबई में उतरने के पश्चात भारत में जहां कहीं भी गया, सूनी सड़कें, बंद दरवाजों से ही इसका स्वागत। हर जगह नारा लिख करके टांगा रहता था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन को तो लोगों ने मजाक भी बना दिया। लोनावाला से पूना तक महाराष्ट्र रेलवे लाइन और सड़क दोनों समानांतर चलती। लोनावाला से पूना जुआ वर्ग काला कपड़ा पहन लिया, दैट इज कॉल्ड हीरो। हीरोइज्म की सब पहचान हो। हीरो के विचारधारा है। हाँ, लड़की नहीं, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, 100% सही है। जहाँ वो पता नहीं क्या मानसिकता, अच्छा इस मानसिकता में उसकी मृत्यु होगी। हमने देखा है एक आध केस ऐसा आया, लड़की ऐसे जा रही, लड़कियां 2-4 जा रही, मोटरसाइकिल उधर से आ रहा है या उधर से आ रहा है, उसको दिखलाने के लिए 90 के स्पीड से भागे। ठीक है, और हेलमेट कुछ नहीं है, 90 के स्पीड से गया, उधर कुत्ता टकराया, कोई आदमी टकराया, 90 टकराया तो बैलेंस लेस होता है, गिरता है उस पर। हाँ, लेकर के भी जाता है, 1-2 को लेकर के भी जाता है। ये कौन सा हीरोगिरी है भाई तुम्हारा? तुम अपनी जान तक दे रहा है। वो हमें दिखलाने के लिए केवल अपने का स्मार्ट दिखलाने में क्या क्या हो सकता है। जाने दो।
हम लोग सामने पर आ रहे हैं। तो लोनावाला से पूना तक पूरे ट्रक में नौजवान सवार हो जाएं काला ड्रेस पहन करके और नारा वही साइमन गोबैक लगाते हुए पूना तक पहुंचे। साइमन कमीशन की ट्रेन जा रही है, उसी में ट्रेन में सवार हैं बेचारे फर्स्ट क्लास में, और उनके बगल से जो सड़क है उस पर ट्रक जा रही है साइमन गोबैक, और साइमन साहब और उनके साथी लोग सुन रहे हैं। लखनऊ में कैजरबाग में साइमन कमीशन के स्वागत का आयोजन हुआ। यहाँ पर लोगों ने, और ये नौजवानों का कारनामा था, अजीब ढंग से एक कारनामा किया कि जितने पतंग, हजारों की संख्या में पतंग और गुब्बारे मतलब वो बैलून, और सब पर लिख दिया साइमन गोबैक और उड़ा दिया। कैजरबाग में साइमन कमीशन का समारोह चल रहा है, अब उनके ऊपर में बैलून उड़ रहा है साइमन गोबैक। पूरे देश में यही स्थिति थी, जहां कहीं भी साइमन गए उनके स्वागत के लिए कांग्रेस या किसी और संगठन के नेता तैयार नहीं। यही संगठन 1928 में पहुंचे, यही साइमन कमीशन 28 में लाहौर पहुंचता है, जहां इनके विरोध के लिए लाखों लोग लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उतर जाते हैं, और सैंडर्स ने इन पर लाठीचार्ज करवाया, जिसके दौरान लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और फिर उसी सैंडर्स की हत्या के चलते, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स को मार दिया, उसी की हत्या के चलते भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी। अब यहाँ पर जो भारत सचिव थे, साइमन तो यहाँ से लौट करके चला गया 29 तक। साइमन के आने के बाद भारत सचिव जो थे, भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीयों में वो कुव्वत नहीं है कि वो अपना संविधान भी बना सके। भारतीयों ने इसको अपनी चुनौती के रूप में लिया और एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भी था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह मीटिंग बैठी और निर्णय हुआ कि हम अपना संविधान अपना बना करके सरकार की चुनौती स्वीकार करते हैं। इसी कारण से इसको नेहरू रिपोर्ट का, मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान बनाया इसको नेहरू रिपोर्ट नाम दिया। हालांकि इसमें मुस्लिम लीग अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रही थी, हिंदू महासभा अलग मांग कर रही थी। लेकिन मोतीलाल नेहरू और उनकी टीम ने इन दोनों को जवाब दे दिया कि आपको कोई अलग से सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया। लेकिन सरकार की चुनौती के सामने नेहरू रिपोर्ट एक बढ़िया सा हस्ताक्षर था सरकार को समझाने के लिए कि हमने वो क्या बताया, ये बचने वाला हम लोग को डिस्टर्ब